नमस्कार, मैं रूपेश कुमार आपके समाचार चैनल शॉर्ट स्क्रॉलिंग वर्ल्ड से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की प्रमुख वर्चुअल रिपोर्ट में हम जानेंगे नेपाल में जो युवा प्रदर्शन जेन ज़ी प्रोटेस्ट रूप ले चुके हैं, उनका ताजा रूप, हिंसा की वजह और जो राजनीतिक भूचाल आया है वह सब। हाल की घटनाओं में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन न करने और गलत सूचना फैलने का हवाला देकर ब्लॉक कर दिया। इस कदम ने युवा वर्ग, खासकर जेन ज़ी में व्यापक गुस्सा भड़काने का काम किया। विरोध प्रदर्शन तेज हुए, कई शहरों में हिंसा हुई, जिसमें पुलिस की गोलीबारी से दर्जनों लोग मार गए। सरकार ने विरोध के दबाव में सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और देश में तनाव अभी भी बना हुआ है। ये थी पहली झलक, आगे डिटेल में जानते हैं। कुछ दिन पहले नेपाल सरकार ने सूचना एवं संचार मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर कई लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के पास पंजीकरण नहीं कराया था। सरकार का दावा था कि यह कदम फेक न्यूज, गलत सूचना और ऑनलाइन क्राइम से निपटने के लिए अनिवार्य था। इस कदम ने युवा वर्ग में जबरदस्त गुस्सा भड़काया। जेन ज़ी कहलाने वाले युवा वर्ग ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। सोशल मीडिया उनकी संवाद, आवाज और प्रभाव का जरिया है। इस प्रतिबंध ने उन्हें सजगता और असंतोष की ओर धकेल दिया। सोशल मीडिया पर स्टॉप द बैन ऑन सोशल मीडिया और शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया जैसे नारे छाए रहे। प्रदर्शनों की शुरुआत राजधानी काठमांडू से हुई, लेकिन वह जल्दी ही अन्य शहरों जैसे इटहरी, पोखरा, बिरगंज आदि तक फैल गए। प्रदर्शनकारी युवा कॉलेज और स्कूल यूनिफॉर्म में सड़कों पर उतरे, हाथों में देश का झंडा और पोस्टर लिए हुए, और बहुतों ने वन पीस के स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वाली झंडा भी लहराया, जो युवाओं के बीच मशहूर प्रतीक बन गया। जैसे ही प्रदर्शन तेज हुए, सुरक्षा बलों ने इन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की। काठमांडू में संसद भवन और महत्वपूर्ण सरकारी भवनों के सामने पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियां चलाईं, लेकिन परिस्थितियां बिगड़ने लगी। कुछ जगहों पर पुलिस ने कथित रूप से लाइव गोलियों का भी इस्तेमाल किया, जिससे कई लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी के अनुसार कम से कम 19 लोग मारे गए और कई सौ घायल हुए। इनमें सुरक्षा बल के जवान भी शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स में 34 मृतकों और 300 से ज्यादा घायल होने की जानकारी भी है, जो हालात की भयावस्था को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की। सिंघा दरबार, नेपाल का मंत्रालय भवन, विपक्षी नेताओं के घर और अन्य सरकारी कार्यालयों में आग लगी। कई वाहन भी जलाए गए। कुछ रिपोर्टों के अनुसार बैंक, होटल जैसे निजी प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर बढ़ता दबाव अंततः उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर गया। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध को एक दिन के भीतर वापस ले लिया। हिंसा की एक परेशान करने वाली घटना यह भी रही कि देश भर की 77 जेलों में से लगभग 13,500 कैदी हिंसा की भेंट चढ़े और भाग निकले। इस जेल ब्रेकर ने सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या 15,000 तक बताई गई है, हालांकि बाद में कुछ को फिर से पकड़ लिया गया। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र में भी सुरक्षा के मद्देनजर सतर्कता बढ़ा दी गई। भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पुलिस ने सीमा पी पॉइंट्स पर निगरानी तेज की है, क्योंकि कुछ फरार कैदीगण भारत में अपराधी रिकॉर्ड वाले भी बताए जा रहे हैं। काठमांडू समेत कई प्रमुख शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। बाजार, परिवहन और दैनिक गतिविधियां ठप पड़ गईं। लोग डर की वजह से घरों में ही रहने को मजबूर हुए। कई स्कूल, कॉलेज और यहां तक कि सड़कों-चारीय सेवाएं भी प्रभावित रहीं। हिंसा में मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों ने शव, मुआवजा या आधिकारिक श्रद्धांजलि की मांग रैली में की। बहुत से लोग देश छोड़कर अन्य जगह जाने पर विचार कर रहे हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का असर पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ रहा है। नेपाल के भीतर विपक्षी दलों, मानवाधिकार समूहों और आम जनता ने सुरक्षा बलों की हिंसा की निंदा की। साथ ही सोशल मीडिया प्रतिबंध को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी सूक्ष्म जांच की मांग की।
सोशल मीडिया प्रतिबंध संयुक्त रूप से उठा लिया गया। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि देश में शांतिपूर्ण स्थिति अभी नहीं है। सेना की गश्त, कर्फ्यू और कठोर निगरानी जारी है। कुछ शहरों में सरकार और सेना अब प्रशासन संभालने की कोशिश कर रही है। विरोध प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित करने की मांग की है। कुछ वक्त के लिए राष्ट्रीय एकता सरकार की संभावना पर भी चर्चाएं चल रही हैं। देश में व्यापक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता जैसे अंतर्निहित समस्याएं इस उबाल की मुख्य वजह है। राजनीतिक दल, युवा समूह और नागरिक समाज मिलकर दीर्घकालीन सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं, जैसे लोकतांत्रिक लोकतंत्र, पारदर्शिता और डिजिटल अधिकारों की सुनिश्चितता। भविष्य की राह यह दिखाती है कि राजनीतिक सिस्टम, सोशल मीडिया नीति और नागरिक सरकारी संबंधों में बड़े सुधार अवश्य। कुल मिलाकर नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और युवा विरोध की शुरुआत एक राजनीतिक झड़प से हुई, पर यह जल्दी हिंसात्मक संघर्ष में तब्दील हो गई। कई लोगों की जिंदगियां महगी, कई घायल, सियासी व्यवस्था हिल गई। नेपाल की यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब युवाओं की आवाज दबाई जाती है तो वह और भी प्रचंड रूप में सामने आती है। अब जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है कि संवाद और विश्वास बहाली के जरिए देश को हिंसा से निकालकर स्थिरता और विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाए। युवाओं का गुस्सा, सरकार की जिम्मेदारी और देश का भविष्य नेपाल के सामने अब यही सबसे बड़ा सवाल है।